ये किस्सा है आयशा का, मुल्तान के एक पुराने कुशादा मगर अजीब खामोशी वाले घर का। घर की सबसे अनोखी बात ये थी कि आयशा का कमरा असल में कमरा था ही नहीं। वो पुरानी अटारी के नीचे बनाया गया था और उसकी छत में वो लकड़ी का दरवाजा लगा था जो सीधा ऊपर वाले अंधेरे में खुलता था। नीचे किचन में बर्तनों की आवाजें, टीवी की हल्की गूंज और ऊपर आयशा के कमरे में मध्यम रोशनी। मगर फिर वो आवाज आई, टड़ाक, इतनी जोरदार कि दीवारों ने जैसे सांस रोक ली हो। आयशा ने रिमोट हाथ से गिरा दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज आम चिड़चिड़ाहट जैसी नहीं थी, वो किसी वजन के अचानक खिसकने जैसी थी। उस रात जब सब सो गए, आयशा काफी देर जागती रही, छत को घूरती रही, जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी पर चल रहा हो। कदमों की आहट सीधी अटारी के दरवाजे के ऊपर आकर रुक गई। दरवाजे के किनारों से मिट्टी के जर्रात नीचे गिरे और लकड़ी का पट हल्का सा ऊपर उठा। आयशा के जिस्म में जैसे जान न रही। वो दौड़कर मां के कमरे में गई। भाई ऊपर चढ़े मगर कुछ न मिला। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगला दिन, खामोशी में छुपा खौफ। अगली सुबह घर बज़ाहिर मामूल पर था, मगर आयशा को कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। उसके कमरे में एक अजीब सी बू थी, जैसे नमी और पुरानी लकड़ी के साथ किसी सांस की हरारत मिली हो। उसने अलमारी खोली तो कपड़े बिखरे हुए थे। हालांकि वो हमेशा चीजें तरतीब से रखती थी। शायद मैं ही भूल गई हूं, उसने खुद को समझाया। दोपहर को वो होमवर्क कर रही थी कि ऊपर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। कोई लफ्ज साफ न था, बस जैसे दो सांसों के दरमियान दबी हुई आवाज। वो सीढ़ी ले आई, दरवाजा खोला, टॉर्च ऊपर की। गर्द के जर्रात रोशनी में तैर रहे थे। बक्सों के ढेर वही थे, मगर एक बात मुख्तलिफ थी। दरवाजे के ऐन सामने रखा एक बड़ा संदूक थोड़ा सा अपनी जगह से हटा हुआ था। कल रात भाइयों ने कहा था कुछ नहीं था, तो फिर ये हीला किसने? आयशा ने हिम्मत करके एक कदम अंदर रखा। लकड़ी के फर्श ने चरचरा कर एहतजाज किया। इसी लम्हे पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वो चीख उठी, मगर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, बस हवा के झोंके की तरह झटका लगा था। वो नीचे उतर आई, मगर अब उसके दिल में यकीन बैठ चुका था कि ऊपर कोई है या कुछ है। दूसरी रात, साया। उस रात आयशा ने दरवाजा बंद करने से पहले उस पर टेप लगा दी, ताकि अगर वो खुले तो निशान रह जाए। रात के तकरीबन 3 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरा बिल्कुल साकित था, मगर छत पर हल्की सी रगड़ की आवाज थी। वो बिस्तर से उठी, टेप को देखा। टेप दरमियान से फटी हुई थी और दरवाजे के नीचे किसी साये की लकीर नजर आ रही थी, जैसे ऊपर कोई रोशनी हो और कोई इस रोशनी के सामने खड़ा हो। साया हिला। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के किनारे से उंगलियां नमूदार हुई। 5 उंगलियां, सियाह, गर्दालूद। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। आयशा की आवाज गले में अटक गई। वो पीछे हटी, मगर दरवाजा मुकम्मल खुलने से पहले ही ऊपर से एक सरगोशी आई। आयशा, वो नाम जो सिर्फ घर वाले जानते थे। वो चीख मारकर बाहर भागी। पूरा घर जाग गया, मगर जब सबने ऊपर जाकर देखा, वहां कुछ न था। बस एक बात नहीं थी। संदूकों के पीछे दीवार पर गर्द में उंगली से लिखा हुआ था, मैं यहां हूं। इसके बाद, उस दिन के बाद आयशा का कमरा बदल दिया गया। अटारी का दरवाजा कीलों से बंद कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के सन्नाटे में नीचे से गुजरते हुए हल्की सी चरचराहट सुनाई देती है, जैसे कोई ऊपर अब भी चल रहा हो, इंतजार में। और आयशा आज भी जब इस घर के पास से गुजरती है तो उसे यकीन है वो साया अभी तक अटारी में मौजूद है और शायद अब भी उसका नाम जानता है। पिछले वाकये के कई साल बाद आयशा ने वो घर छोड़ दिया था, मगर अटारी का खौफ उसके दिल में जिंदा रहा। मगर असल खौफ तो अभी बाकी था। ये किस्सा है रेहान का। हैदराबाद में नौकरी करने वाला एक नौजवान। उसने दफ्तर के करीब एक सस्ता सा सिंगल फैमिली घर किराए पर लिया। घर छोटा था, मगर कीमत मुनासिब थी। मालिक का नाम था अकबर शाह। वो कम बोलने वाला, संजीदा और कुछ अजीब सा शख्स था। रेहान को शुरू दिन से ही उसकी आंखों में एक ठंडा सा पन महसूस होता था। घर में एक अटारी भी थी,
मगर उस पर छोटा सा ताला लगा था। जब रेहान ने पूछा तो अकबर शाह ने मुख्तसर जवाब दिया, ऊपर का हिस्सा शामिल नहीं, वहां जाना मना है। लहजा ऐसा था जैसे बहस की कोई गुंजाइश न हो। रेहान ने बात टाल दी, मगर उसके अंदर हल्का सा तजस्सुस जाग चुका था। गायब होती चीजें। पहला हफ्ता पुरसुकून गुजरा, मगर फिर अजीब बातें शुरू हुई। फ्रिज में रखा दूध रोज थोड़ा कम हो जाता, रोटियों की तादाद बदल जाती। एक दिन उसने नोट किया कि उसके टूथब्रश की पोजीशन भी बदली हुई है। वो खुद को समझाता रहा, शायद मैं ही भूल रहा हूं, मगर दिल मुतमईन न था। उसने एक छोटा सा तजुर्बा किया। रात को सोने से पहले उसने किचन की मेज पर आटे की हल्की सी तह बिखेर दी, ताकि अगर कोई गुजरे तो कदमों के निशान रह जाएं। वो रात तकरीबन 4 बजे उसकी आंख खुली। घर में गैर मामूली खामोशी थी। वो बाथरूम जाने के लिए निकला, मगर हॉल में पहुंचकर उसके कदम जम गए। अटारी का दरवाजा खुला हुआ था, सीढ़ी नीचे लटक रही थी, और सबसे खौफनाक बात, किचन की तरफ नजर गई तो आटे पर वाज़ेह कदमों के निशान बने हुए थे। निशान नंगे पांव के थे। रेहान का गला खुश्क हो गया। वो कमरे में वापस गया, अपनी सबसे ताकतवर टॉर्च उठाई और सीढ़ी पर कदम रखा। हर सीढ़ी चरचरा रही थी, जैसे ऊपर जाने से रोक रही हो। अटारी का राज। अटारी हैरान कुन हद तक पड़ी थी, गर्द से भरी हुई, मगर एक कोना बिल्कुल साफ। वहां एक सिंगल बेड लगा था, 7 कपड़ों की टोकरी। दीवार पर छोटा सा टीवी नस्ब था। टीवी ऑन था। स्क्रीन पर रेहान का बेडरूम लाइव दिखाई दे रहा था। उसका अपना बिस्तर, उसकी अपनी अलमारी, और वो जगह जहां वो अभी कुछ लम्हे पहले खड़ा था। रेहान का सांस रुक गया। अचानक सीढ़ी की तरफ से हल्की सी आवाज आई। वो मुड़ा, पहले सिर्फ सर नजर आया, फिर कंधे, फिर पूरा जिस्म। अकबर शाह। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ अंदर आया। चेहरा सपाट, आंखें बेजान, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और उंगली होठों पर रख दी। मगर इस बार वो रुका नहीं। उसने सर झुकाकर सरगोशी की। मैं अकेला नहीं रह सकता। रेहान पीछे हटा, मगर पीछे दीवार थी। अकबर शाह के हाथ में कुछ था, एक पुराना कैमरा। मैं बस देखता हूं, कुछ नहीं करता। उसकी आवाज सरगोशी से भी धीमी थी। इसी लम्हे रेहान ने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। अकबर शाह का तवाज़ुन बिगड़ा। रेहान सीढ़ी की तरफ लपका, नीचे उतरा और सीढ़ी को जोर से ऊपर धकेल दिया। दरवाजा बंद हुआ, मगर ऊपर से जोर जोर से दस्तक आने लगी। ठक ठक ठक। रेहान ने फोन उठाया, दरवाजा खोला और बाहर सड़क पर दौड़ गया। पुलिस आई, मगर जब दरवाजा खोला गया, अटारी खाली थी। बेड मौजूद था, कैमरा मौजूद था, मगर अकबर शाह गायब था। अगले दिन वो करीबी कस्बे में अपने भाई के घर से पकड़ा गया। पता चला वो पिछले किराएदारों के साथ भी यही करता रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद जब रेहान अपना सामान लेने आखिरी बार घर आया, तो अटारी का दरवाजा बंद था। मगर उसके बेडरूम की दीवार पर, जहां पहले कुछ न था, एक जुमला लिखा हुआ था। मैंने कहा था ना। रेहान ने कभी दोबारा अटारी वाले घर की तरफ नहीं देखा, मगर
मगर आज भी जब वो रात को सोता है और छत से हल्की सी चिरचिराहट आती है तो उसे लगता है कि शायद कोई फिर से देख रहा है। ये वाकया कई साल पहले पेश आया था, एक ऐसे घर में जहां ऊपर का कमरा हमेशा बंद रहता था। ये किस्सा है काशिफ का, जो मुल्तान के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। घर काफी बड़ा था मगर उसके ऊपर बनी अटारी हमेशा सुनसान रहती थी। काशिफ के वालिद अक्सर कहते थे, ऊपर मत जाना, वहां सिर्फ पुराना सामान है। मगर अजीब बात यह थी कि रात के वक्त अक्सर छत से हल्की हल्की आवाजें आती थी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। पहले तो काशिफ ने इन आवाजों को नजरअंदाज किया, मगर एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पहली अजीब रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। काशिफ अचानक एक अजीब सी आवाज से जाग गया, जैसे कोई भारी कदमों के साथ चल रहा हो। आवाज बिल्कुल उसके सर के ऊपर से आ रही थी, अटारी से। काशिफ ने आंखें खोली और छत की तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक और आवाज आई, जैसे कोई बड़ा संदूक जमीन पर गिर गया। तजस्सुस जो खौफ में बदल गया। सुबह तक काशिफ को नींद नहीं आई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो अटारी देखेगा। दोपहर को जब घर के सब लोग बाहर गए हुए थे, वो आहिस्ता से सीढ़ी लेकर अटारी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा पुराना था और जंग आलू। उसने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। काशिफ ने मोबाइल की रोशनी ऑन की और ऊपर चढ़ गया। अटारी में हर तरफ गर्द जमी हुई थी, मगर एक चीज अजीब थी। जमीन पर बड़े बड़े कदमों के निशान थे। वो इंसानी कदमों जैसे नहीं थे, वो बहुत बड़े थे और नुकीले पंजों जैसे। काशिफ के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां पुरानी ईंटों के दरमियान अजीब सी खराशें बनी हुई थी, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। इसी लम्हे अटारी का दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। वो साया। काशिफ घबरा कर मुड़ा। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। मोबाइल की रोशनी कांप रही थी क्योंकि उसके हाथ लरज रहे थे। फिर अटारी के सबसे तारीख अंधेरे कोने में कुछ हिला। पहले सिर्फ एक साया नजर आया, फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और आखिरकार वो सामने आया। देव। वो इंसान नहीं था। उसका कद तकरीबन छत तक पहुंच रहा था। आंखें सुर्ख चमक रही थी, जिस्म सियाह सायों से ढका हुआ। उसके हाथ लंबे और पंजे तेज थे। वो आहिस्ता आहिस्ता काशिफ की तरफ बढ़ा। अटारी की लकड़ी उसके वजन से चरचरा रही थी। काशिफ का सांस रुकने लगा। फिर उस मखलूक ने एक गहरी और खौफनाक आवाज में कहा, ये जगह मेरी है। मौत के करीब लम्हा। काशिफ पीछे हटा मगर दीवार से टकरा गया। देव उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी सांस गर्म और बदबूदार थी। इसी लम्हे काशिफ के हाथ से मोबाइल गिर गया। रोशनी जमीन पर घूम गई और अचानक अटारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। काशिफ ने मौका देखा और पूरी ताकत से सीढ़ी की तरफ दौड़ा। वो नीचे उतरा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस रात के बाद काशिफ ने कभी अटारी नहीं खोली। चंद माह बाद उसके खानदान ने वो घर छोड़ दिया, मगर जाने से पहले एक अजीब वाकया हुआ। एक रात सब लोग नीचे बैठे थे। अचानक ऊपर अटारी से वही भारी कदमों की आवाज आई और फिर एक धीमी सी आवाज, मैं अभी भी यहाँ हूँ। आखिरी हकीकत, आज भी वो घर खाली पड़ा है। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त अटारी की खिड़की में सुर्ख आंखें चमकती नजर आती हैं और जो भी इस घर में रहने की कोशिश करता है वो ज्यादा दिन नहीं ठहरता, क्योंकि इस घर की अटारी में सिर्फ पुराना सामान नहीं बल्कि एक देव रहता है जो अपने कमरे में किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। Like, comment, share and subscribe. रात जब गांव रहमतपुर पर उतरती थी तो यूं लगता था जैसे आसमान ने सियाह चादर तान दी हो। हवा में अजीब सी सर्द महरी थी। खेतों के बीच से गुजरती हवा सरसराहट पैदा करती और कभी कभी यूं महसूस होता जैसे कोई कान में सरगोशी कर रहा हो। गांव के बाहर एक पुरानी 2 मंजिला सराय थी।
टूटी दीवारें, झुके हुए दरवाजे और खिड़कियों में अटका हुआ अंधेरा। लोग इसे वीरान सराय कहते थे। दिन में वो बस खंडहर लगती, मगर रात में उसकी खामोशी में एक खौफनाक राज छुपा होता। एक कच्चे घर में बुजुर्ग चचा हबीब चारपाई पर बैठे थे। सामने दो बच्चे हम्माद और अरसलान खौफ और तजस्सुस से भरे उनकी बात सुन रहे थे। कमरे में जलती पुरानी लालटेन दीवारों पर लरसते साए बना रही थी। तभी गांव का एक निडर नौजवान जुबैर भी वहां आ बैठा, जो इन बातों को महज वहम समझता था। हम्माद ने धीमी आवाज में पूछा, चचा, लोग उस सराय के पास रात को क्यों नहीं जाते? चचा हबीब ने अपनी सुलगती हुई चिलम एक तरफ रखी और बोले, बेटा, वो जगह सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, वो एक कैद खाना है। एक ऐसी रूह का कैद खाना जो जुल्म का शिकार हुई थी और फिर इंतकाम की आग में जलती रही। जुबैर हंसा और बोला, चचा, ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। आज के दौर में रूहें कहाँ? चचा ने गहरा सांस लिया और बोले, जुबैर, जमीन के कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जहाँ वक्त ठहर जाता है। सुनो वो दास्तान जो आज भी उस सराय की मिट्टी में दफन है। 30 साल पहले धोखे की दास्तान। इसी गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे, सलीम और नादिर। उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था, हाशिम, जो दिखने में दोस्त था मगर दिल में हसद पालता था। एक रात उन्हें शहर से कीमती सामान और जेवरात लाने थे। सलीम की बीवी फातिमा ने उसे रोकते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, उस सराय वाले रास्ते से न जाइए, मेरा दिल डूब रहा है। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम साथ हैं। मगर वो नहीं जानते थे कि हाशिम ने सराय के पास डाकुओं के साथ मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया है। सराय के पास पहुंचते ही हाशिम ने सलीम और नादिर को धोखे से जहर मिला हुआ पानी पिला दिया और उन्हें वहीं तरफ्ता छोड़कर जेवरात लेकर भाग गया। उसी सराय में एक बेगुनाह औरत ज़ुहरा, जो वहां मुसाफिर के तौर पर रुकी थी, इस जुर्म की गवाह बन गई। जालिमों ने अपना राज छुपाने के लिए उसे भी वहीं कत्ल कर दिया। वो मनहूस लम्हा। सालों बाद जब कोई सराय के पास से गुजरता, उसे सिसकियों की आवाज आती। एक रात सराय के खंडहरों ने सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे आजाद करो। सलीम का छोटा भाई कामरान, जो अपने भाई की मौत का सच जानने निकला था, अंदर चला गया। सराय के अंदर अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी ने वहां आने से इनकार कर दिया हो। सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए, सफेद लिबास, सर झुका हुआ। कामरान ने करीब जाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? कौन है आप? अचानक उस औरत ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे जैसी थी और चेहरा झुलसा हुआ। उसने एक चीख मारी जो पूरे गांव में गूंज उठी। कामरान बदहवास होकर बाहर भागा, मगर उसके कान उस रूहानी आवाज से फटने लगे। गांव के बुजुर्ग आलिम मौलवी करीमुद्दीन ने बताया, जब तक उस बेगुनाह औरत और कत्ल होने वाले दोस्तों को हक नहीं मिलेगा, ये रूह तड़पती रहेगी। मौलवी साहिब ने पूरे गांव को जमा किया। रात के आखिरी पहर में रूहानी कलिमात की तिलावत की गई। सराय के अंदर से ऐसी चीखें निकली जैसे दीवारें रो रही हों। खिड़कियों से सियाह धुआं निकला और देखते ही देखते सराय का एक हिस्सा खुद ब खुद जमींदोज हो गया। उस रात के बाद सराय को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया। वक्त गुजर गया। सलीम का पोता जैन अपने दोस्तों के साथ गांव वापस आया। बच्चे खेलते हुए उस जगह तक पहुंच गए जहां कभी सराय हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ मिट्टी का एक ऊंचा टीला था। अगर हिम्मत है तो यहाँ खुदाई करो, एक लड़के ने चैलेंज दिया। जैन हंसा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मगर जैसे ही जैन ने मिट्टी को कुरेदना शुरू किया, उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना चांदी का कंगन मिला, वही कंगन जो उस औरत ज़ुहरा का था। अचानक ठंडी हवा चली और एक ठंडी फुसफुसाहट जैन के कान के पास गूंजी, इसे वहीं रहने दो। जैन का दिल कांप गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य वजूद उसके पीछे खड़ा है। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और चचा हबीब को सब बताया, असल सबक। चचा हबीब ने जैन के हाथ से वो कंगन लिया और उसे वापस उसी मिट्टी में दफन करने का हुक्म दिया। उन्होंने बच्चों की तरफ देखकर कहा, बेटो, दुनिया में हर तजस्सुस फायदेमंद नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खटखटाना ही नहीं चाहिए। कुछ राज अल्लाह के हवाले कर देने चाहिए। हम्माद ने पूछा, तो क्या वो रूह अब भी वहाँ है? चचा ने आहिस्ता से कहा, जुल्म की गूंज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।
वो कंगन एक निशानी थी कि इंसान गुजर जाता है मगर उसके किए हुए गुनाह पीछे रह जाते हैं। गुनाह, हसद और गुरूर इंसान को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है, और जिस जुल्म का बदला इंसान नहीं लेता उसका हिसाब कुदरत अपने तरीके से लेती है। लालटेन की रोशनी मध्यम हो गई, बाहर अंधेरा अब भी वैसा ही था, और गांव रहमतपुर के बाहर उस मिट्टी के ढेर के पास आज भी परहेजगार लोग गुजरते हुए अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। Like, comment, share, and subscribe.